The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी के बीच ट्विटर पर जो झगड़ा चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई कांग्रेस ने बसों के नाम पर दूसरे वाहनों के नंबर थमा दिए? ट्विटर पर जो छीछल इधर हो रही है वो कितनी दुरुस्त है। इसके अलावा शो में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के पूर्वी मोर्चे पर 2 राज्य एक बड़े जलवायु से जुड़े, प्रकृति से जुड़े संकट से जो जूझने को हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं। अमित शाह, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के बीच क्या बात हुई, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। मार के लाश कर दी है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा स्टेशन की हैं। यहाँ से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए जाने वाली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुट गई। लेकिन पुलिस ने ट्रेन में उन्हीं मजदूरों को चढ़ने दिया जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को वहां से भगा दिया। ये दूसरी बार है कि बांद्रा में इस तरह मजदूर जुटे। इससे पहले 14 अप्रैल को भी इसी तरह हजारों प्रवासी जुट गए थे, जिन्हें वापस भेजने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। ये घटनाएं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कई सारे सवाल पेश करती हैं। मजदूर बेबस हैं, इसलिए वो घर जाने का जो तरीका नजर आ रहा है उसके लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन इतने दिनों में उद्धव ठाकरे सरकार एक ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं बना पाई कि मजदूर श्रमिक स्पेशल में चढ़ सके, वो भी उस शहर में जो भारत में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। बार बार मजदूरों का जुटना बताता है कि वो जहाँ रुके हैं वहाँ खाने पीने या रहने का ठीक इंतजाम नहीं है और इसीलिए वो बीमारी का खतरा उठाकर भी घर जाना चाहते हैं। मुंबई देश में सबसे ज़्यादा मामलों वाला शहर है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ इस तरह की भीड़ को हर कीमत पर टाला जाए। उद्धव ठाकरे सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, वरना सख्त सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, क्योंकि ये लोकशाही है। अब वक्त है सुर्खियों का। पहली सुर्खी, कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 48,22,000। इसमें से लगभग 3,18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। भारत की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। ताज़ा आंकड़ा है 1,01,139 का। इसमें 39,174 लोग ठीक हुए। मरने वालों की संख्या 3,163। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना के 4,970 नए मरीज आए, 2,350 लोग ठीक हुए और 134 लोगों की मौत हुई। अब ज़्यादातर नए मरीज प्रवासी मजदूरों में से आ रहे हैं। बिहार में दिल्ली से लौटे 835 मजदूरों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 218 कोरोना पॉजिटिव मिले। हमने आपको सिर्फ एक राज्य का उदाहरण दिया है, बाकी राज्यों की भी यही स्थिति है। दूसरा अपडेट, आज केंद्र के गृह मंत्रालय ने यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए अगर ज़रूरत हो तो और ज़्यादा ट्रेन और बस चलवाएं। इसके अलावा ट्रेनों और बसों की जानकारी ज़्यादा असरदार तरीके से देने का भी केंद्र ने सुझाव दिया, ताकि मजदूर किसी अफवाह के चलते पैदल घरों को रवाना ना हो। ये अच्छा सुझाव है। हमारी जो टीमें ज़मीन पर हैं वो भी यही बता रही हैं कि मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में, बसों के बारे में पता नहीं है। इनके बारे में ज़ोरदार प्रचार होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, दूसरी सहूलियतों के बारे में। प्रवासी मजदूरों के पैदल घरों की तरफ जाने और ट्रेन न मिलने पर हंगामे की खबरें भी देश भर से लगातार आ रही हैं।
आज IIM अहमदाबाद में काम करने वाले मजदूरों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक खबर कश्मीर से भी आई। श्रीनगर में कल रात को हुए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से एक टॉप कमांडर था जिसका नाम है जुनैद सहराई। ये कश्मीर के बड़े अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था। रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर में आज बात होगी मजदूरों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच हो रही रस्साकशी की। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया। उनके नाम से 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी। यूपी सरकार की ओर से बसों के डिटेल्स मांगे गए। कांग्रेस का आरोप आया कि मजदूरों की घर वापसी में अड़ंगा लगाने की कोशिश है। इन सब के बीच पलटकर कांग्रेस पर एक आरोप लग गया, वो ये कि बसों की लिस्ट में दरअसल सारे नंबर बसों के हैं ही नहीं, कुछ ऑटो, मोटरसाइकिल और कारों के नंबर हैं। जिन नंबरों की बात हो रही है वो कांग्रेस के इस ट्वीट की फोटो से आए हैं। ट्वीट यूपी कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से आया था, जिसमें 1000 तो नहीं लेकिन कुछ गाड़ियों के नंबर थे। इसके बाद सामने आए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार। आज तक के पत्रकार कुमार अभिषेक की खबर के मुताबिक मृत्युंजय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस ने यूपी सरकार को जो बसों की लिस्ट दी उसमें कई नंबर तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कार के हैं। कौन सी गाड़ियों के नंबर बताए गए जो बसों के नहीं है? यूपी 83 T1006 इसे 3 व्हीलर बताया गया। RJ 14 TD1446 इसे कार बताया गया। यूपी 85 T6576 इसे पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर बताया गया। सोशल मीडिया ने इसे अपने तरीके से लिया। एक हैशटैग चल पड़ा, प्रियंका का लिस्ट घोटाला नाम से। कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा की लिस्ट और गाड़ियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ में राहुल गांधी को भी घसीटा गया। 1-2 नमूने आप भी देख लीजिए। जब ये बात खबरों में आई तो कांग्रेस ने इन्हें फेक न्यूज बताते हुए FIR कराने की बात कही। जो नंबर बहुचर्चित थे मृत्युंजय कुमार की तरफ से आए, हमारे साथी आशीष ने उन्हें अपनी तरफ से खोजा ताकि सच सामने आए। लिस्ट में 12वें नंबर की गाड़ी यूपी 83 T1006, मालिक का नाम नीरज। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन वेबसाइट के मुताबिक ये बस का नहीं, एक ऑटो का नंबर है। लिस्ट में 185वें नंबर की गाड़ी RJ 14 TD1446, इसका मालिक नरेंद्र नाम के शख्स को बताया गया। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ये गजेंद्र सिंह की शेवरले बीट है, माने कार है, बस नहीं है। एक और नंबर की बात हुई, यूपी 85 T6576। खुद भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर इस गाड़ी के इस्तेमाल को प्रियंका वाड्रा बस घोटाला कहा और दावा किया कि यह स्कूटर है। लेकिन इसमें एक पेच है, जब हमने लिस्ट में खोजा तो इस नंबर की गाड़ी लिस्ट में नहीं थी। 13वें नंबर पर यूपी 83 T6576 नंबर की गाड़ी थी। ये वाकई एक बस निकली जो पुष्कर गर्ग के नाम से रजिस्टर्ड है। इस बारे में और जानकारी के लिए आशीष ने यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात की। अजय कुमार ने आरोप लगाया कि किस तरह भाजपा बीते कई दिनों से यह प्रयास कर रही है कि कांग्रेस मजदूरों की मदद न कर सके। उन्होंने गिनाया कि 16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ को 1000 बसें चलवाने के लिए चिट्ठी लिखी। 3 दिन टहलाने के बाद 18 मई को प्रस्ताव स्वीकार हुआ, जबकि 17 मई से बसें यूपी बॉर्डर पर तैयार खड़ी थी। यह भी आरोप लगाया कि कैसे रात के समय आदेश आते हैं कि सुबह बसें लखनऊ लाई जाएं और सुबह 1 घंटे के नोटिस पर कहा जाता है कि बसें नोएडा बॉर्डर पर लाई जाएं। अजय कुमार लल्लू दरअसल उस लेटर वॉर की बात कर रहे थे जो योगी सरकार और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच चल रहा है। 16 मई को औरैया में हुए सड़क हादसे में 26 मजदूरों की मौत हुई। इसके बाद यूपी शासन ने लोगों के पैदल सड़क पर चलने पर प्रतिबंध लगाया। 16 मई के ही दिन प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा। इसमें प्रियंका ने कहा कि राज्य में अब तक 65 मजदूरों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है, जो कि कोरोना से मरने वालों की संख्या से भी ज्यादा है। पलायन कर रहे मजदूरों के लिए कांग्रेस नोएडा और गाजियाबाद से 500 बसें चलाना चाहती है। 17 मई को प्रियंका गांधी ने फिर ट्विटर पर बसों को चलाने की अनुमति देने की मांग की। इसी दिन उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें कई बसें नजर आ रही थी। 18 मई को प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा कि अनुमति मिल गई है, योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया। प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया कि सभी राज्यों से यूपी के प्रवासियों की जानकारी मंगाई जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार 12,000 बसें चलाएगी। लेकिन 18 मई की रात 11:30 बजे के करीब यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 बसों को लखनऊ भेजने को कहा।
इन बसों को 19 मई की सुबह 9 बजे तक वृंदावन स्कीम सेक्टर 15-16 में खड़ा किया जाना था। साथ में इनके फिटनेस सर्टिफिकेट और चालकों के लाइसेंस भी सरकार के पास जमा कराने थे। 19 मई की सुबह 2:10 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने यूपी सरकार के लेटर का जवाब दिया। आरोप लगाया कि सरकार का कदम राजनीति से प्रेरित है। राज्य की सीमा पर खड़ी बसों को सरकार के सुपुर्द करने के लिए खाली लखनऊ भेजने से क्या हासिल होगा। इसके बाद यूपी सरकार ने अपना आदेश बदला और बसें 19 मई को दोपहर 12 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर पहुंचाने को कहा। कांग्रेस की तरफ से शाम 5 बजे बसें पहुंचाने की बात कही गई। यूपी सरकार ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया बसों के कागजात की जांच करने के बाद इन्हें जल्द से जल्द रवाना कर दिया जाए। सारी बातें सुन ली, पर बसों के नंबर की बात का क्या। लल्लन टॉप से बातचीत में अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, जिसे संदेह हो जाकर बसें देख ले। ये भी बताया कि कुल 1096 बसों की लिस्ट सरकार को दी है, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस मजदूरों की मदद करे। कांग्रेस के और भी कई नेता ये कहते मिले कि खड़ी हुई बसें जाकर देख लें, इनमें से कितने ऑटो रिक्शा हैं, कितने स्कूटर हैं। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि कुछ गाड़ियों के नंबर कार और ऑटो के कैसे निकल आए। क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है तो एक ही बात कहने को मचती है कि यहाँ चल रही है नेतागिरी। बसें चलवाने का ऐलान ट्विटर पर हो रहा है, उन्हें चलने को लेकर पत्राचार भी ट्विटर पर पोस्ट हो रहा है, अड़ंगेबाजी का आरोप ट्विटर पर लग रहा है, और जब भद्द पिटने के बाद सरकार आदेश पलटती है तो ये जानकारी भी ट्विटर पर मिलती है। फिर कांग्रेस की छींचल इधर भी उसी ट्विटर पर होती है। मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर ट्विटर देखते हैं क्या? उन्हें फर्क पड़ता है क्या कि किस नंबर की बस है? उन्हें फर्क पड़ता है क्या कि बस कौन चलवा रहा है? उन्हें फर्क पड़ता है क्या कि हैशटैग किसका चल रहा है? उन्हें अब किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए वो शांत पैदल चल रहे हैं। मजदूरों और उनकी मदद का श्रेय लेने की जहां तक बात है तो आपको एक और खबर बता दूं। 18 मई की शाम को पूर्व भाजपा नेता और अटल कैबिनेट में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे, उन्हें दिल्ली के राजघाट से हिरासत में लिया गया। ये लोग राजघाट पर धरना दे रहे थे। मांग थी कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सेना को लगाया जाए। सरकार ने सभी धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाई है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। ये वक्त मुश्किल है, मांगे मनवाने का पारंपरिक तरीका अभी काम का नहीं है, संक्रमण का खतरा है। ऐसे में राजघाट पर धरना विशुद्ध फोटो अपॉर्चुनिटी है। संजय सिंह और दिलीप पांडे एक ऐसी पार्टी से हैं जो दिल्ली में सरकार चला रही है। उन्हें अपनी सरकार से मोदी सरकार को पत्र लिखवाना चाहिए। जवाब ना आए या मनमाफिक ना आए तो वे सारे खत सार्वजनिक कर दें, मीडिया भी उनकी बात छाप देगा। लेकिन फिलहाल वो इस तरह के प्रदर्शनों से बच सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के नेता और यशवंत सिन्हा अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेशों को और गृह मंत्रालय के आदेशों को धता बता रहे हैं? क्या इन्हें अपनी ही सरकार के आदेशों की परवाह नहीं है? और कांग्रेस जो लगातार मदद की बात कर रही है, वो बसों पर अपनी लापरवाही को किस तर्क के नीचे छिपाएगी? और यूपी की सरकार वो कांग्रेस को दरेरा दे तो देती रहे, लेकिन मजदूर जो पैदल चल रहे हैं उन्हें बसें तो मुहैया करा दो, चाहे कांग्रेस के सौजन्य से करा दो, चाहे राजकोष के सौजन्य से। सबको नेतागिरी करनी है। अब बात करेंगे उस मुसीबत की जो समंदर के रास्ते देश के पूर्वी हिस्से में दस्तक देने वाली है। हम बात कर रहे हैं अम्पन चक्रवात की। ये तस्वीरें देखिए। समंदर के किनारे से मछुआरे अपनी नावें उठाकर ले जा रहे हैं। रेत के बैग डालकर लहरों को रोकने के लिए दीवारें तैयार की जा रही हैं और समंदर के आसपास के इलाके को खाली किया जा रहा है। ये तैयारी हो रही है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में, जहां बंगाल की खाड़ी लगती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस चक्रवात में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। कल यानी 20 मई को दोपहर बाद अम्पन चक्रवात पश्चिमी बंगाल के तट से टकराएगा। इस चक्रवात से कितनी तबाही हो सकती है और सरकारें क्या तैयारी कर रही हैं, ये बताएंगे। लेकिन पहले इस पर नजर डालिए। भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी का समंदर, बंगाल की खाड़ी में ही 16 अम्पन चक्रवात की मौजूदगी दर्ज की गई। पश्चिमी बंगाल के दीघा से 570 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में केंद्र। चक्रवात यहीं से शुरू हुआ। और समंदर के शांत पानी में क्यों बना चक्रवात? समंदर के पानी में तापमान के अंतर से किसी जगह का पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। अब ये गर्म हवा
ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है तो बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल। आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोपोलिस फोर्स यानी धरती के घूमने से पैदा होने वाले बल के चलते गोल गोल घूमने लगते हैं। समंदर में भाप बनने, बादल उठने और पानी में हलचल जब ये ज्यादा देर तक होती है तब चक्रवात बन जाता है। चक्रवात एक खास दिशा में आगे चलने लगता है, जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं। अम्पन चक्रवात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच से सुंदरबन डेल्टा के करीब ये तूफान समंदर से जमीनी इलाके में उतरेगा और जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बारे में और भी बताया। 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम के हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है ये मॉनिटरिंग हो रहा है और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक का जारी है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टनेस में 185 किलोमीटर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है। चक्रवात से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िले हैं उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली। इसके अलावा ओडिशा के भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज ज़िले चक्रवात का सबसे ज़्यादा खतरा झेलेंगे ऐसी आशंका है। किसी भी बड़े चक्रवात से दो तरह के खतरे होते हैं, एक तो तेज़ हवाओं से और दूसरा चक्रवात के चलते समंदर में उठे ज्वार से। तेज हवाओं से कच्चे घर, झुग्गियां उड़ भी सकते हैं, बिजली के खंभे और बड़े पेड़ उखड़ सकते हैं। अम्पन में हवाओं की रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए कारें या भारी चीज़ों के उड़ने की भी आशंका है और खेती का नुकसान तो होगा ही। चक्रवात से 4 से 6 मीटर ऊंचा ज्वार आने का खतरा है, यानी समंदर की लहरें 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची उठ सकती हैं। इससे तटीय इलाकों में पानी भर जाएगा। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के जिस इलाके से चक्रवात गुजरेगा वहां तट ऊंचे नहीं हैं, इसलिए ज्वार का पानी बहुत अंदर तक आ सकता है। बाढ़ के साथ साथ समंदर के खारे पानी से फसलें भी तबाह हो सकती हैं। तकनीक की मदद से हमें चक्रवात के खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसलिए सरकार और प्रशासन तैयारी में जुटे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की। अमित शाह ने दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया। केंद्र और राज्यों की तैयारी के रिव्यू पर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई। ओडिशा में एनडीआरएफ की 14 यूनिट और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 20 यूनिट तैनात कर दी गई हैं। आशंका है कि पिछले बरस आए बुलबुल तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है ये अम्पन चक्रवात। खतरा बड़ा है, इसलिए नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स की टीम को भी तैयार रखा गया है। कल जब आप ललन टॉप शो देख रहे होंगे तब ये चक्रवात भारत में दाखिल हो चुका होगा। उम्मीद है हमारी तैयारी के सामने कुदरत की ये आफत हारेगी और कम से कम जान माल का नुकसान होगा। शो में अब वक्त है विदा लेने का।
लेकिन जाते जाते आपको कवि विनोद कुमार शुक्ल की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। विनोद जी लिखते हैं, जाते जाते ही मिलेंगे लोग उधर के, जाते जाते जाया जा सकेगा उस पार, जाकर ही वहां पहुंचा जा सकेगा जो बहुत दूर संभव है, पहुंचकर संभव होगा, जाते जाते छूटता रहेगा पीछे, जाते जाते बचा रहेगा आगे, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा और कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा। चक्रवात और महामारी के बीत जाने के बाद भी हम बचे रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की नमस्ते, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।